हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे। देखिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एसी में गैस लीकेज और कंप्रेसर और पाइपिंग में कोई भी समस्या होती है तो उसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल ही काम आता है। और हम लोग देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल होता कैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम 3 मुख्य सिस्टम पर कार्य करता है। ठीक है, हर एक कोई भी मशीन हो उसका एक प्रिंसिपल होता है जिसके आधार पर वो चलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एसी है वो किस प्रिंसिपल या किस मेथड पे काम करता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे, उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिकल साइकिल देखेंगे और इलेक्ट्रिकल के बाद हम लोग एयर वेंटिलेशन को भी कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा एसी काम करता है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम मुख्य 3 सिस्टम पर कार्य करता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो ये इस डायग्राम को अभी छोड़ देते हैं हम लोग। बस इतना यहाँ पे देखिए कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर से होते हुए जो है कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से जो है ड्रायर में जाता है, कैपिलरी में जाता है, उसके बाद जो है कूलिंग सिस्टम इवापोरेटर में जाता है। यही प्रक्रिया जो है बार बार दोहराते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा एकदम। आज जितना भी रेफ्रिजरेशन साइकिल से जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन आता है आप लोग का मैकेनिकल सिस्टम। हम लोग देखते हैं कि एसी में कौन कौन से पार्ट जो है मैकेनिकल सिस्टम कहलाते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम, यह सिस्टम रेफ्रिजरेशन साइकिल की मुख्य प्रक्रिया को संचालित करता है। इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस वही कैपिलरी ट्यूब को बोल रहे हैं, जैसे मैकेनिकल पार्ट शामिल है। यह सिस्टम रेफ्रिजरेंट को दबाव और तापमान के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह भेजता है और वांछित कूलिंग प्रदान करता है। यानी कि इन तीनों सिस्टम अगर सही हैं तो रेफ्रिजरेशन साइकिल बहुत ही बढ़िया से होगा और कूलिंग बहुत अच्छा से होगा। यदि बीच में कहीं पे चौक हो जाता है, कैपिलरी चौक हो जाए या कोई पाइप चौक हो जाए या कंप्रेसर में कोई फॉल्ट आ जाए तो कूलिंग नहीं करेगा। आपका इंडोर तो चलेगा लेकिन कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि यह सिस्टम पूरे यूनिट में पावर सप्लाई देता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है भाई, तो इलेक्ट्रिकल से ही चलेगा और जहाँ जहाँ सप्लाई देना है वो सप्लाई देगा। ठीक है, और यह सिस्टम पूरे यूनिट को पावर सप्लाई देता है और संचालन को नियंत्रित करता है। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? मोटर, रिले, थर्मोस्टेट, कंट्रोल बोर्ड, सेंसर, वायरिंग आदि शामिल हैं। ये सभी चीजें जो अभी मैंने नाम लिया वो इलेक्ट्रिकल पार्ट है। ठीक है, यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि हर कंपोनेंट को सही समय पर स्टार्ट और स्टॉप हो, जिससे सिस्टम कुशलता से काम करे। इलेक्ट्रिकल पॉइंट जितने भी हैं वो डिसाइड करेंगे, उन लोग का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। एसी में जो है आईसी लगा होता है, पीसीबी में। पीसीबी को हम लोग जैसे सेट कर देंगे कि इतना से इतना बजकर, रिमोट वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा, मान लीजिए हम लोग टाइम सेट कर दिए कि सुबह 7 बजे हम लोग का एसी बंद हो जाना चाहिए, तो वो जो है आईसी जो है उसका मेन कंट्रोलर है, वो कमांड देता है कि कंप्रेसर को या पूरे एसी को सुबह 7 बजे बंद कर देना है, और वो बंद कर देता है। तो वो सभी चीजें किससे होती हैं? तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ही होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे, तीसरा जो है एयर वेंटिलेशन सिस्टम। एयर वेंटिलेशन सिस्टम जो है हवा को डायरेक्शन देना। एसी में 2 तरह के मोटर लगे होते हैं, इनडोर में लगे होते हैं और आउटडोर में लगे होते हैं। आउटडोर भी एयर वेंटिलेशन कर रहा है, इंडोर भी एयर वेंटिलेशन कर रहा है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इमेज में, एक साइड में चिल्लर के तरफ जो कूलिंग कॉइल हमारा है उस साइड में फैन लगा हुआ है, और एक
हॉट एयर, गर्म हवा, यानी कंडेंसर के पास भी एक फैन लगा हुआ है, उसको निकालता है, गर्म हवा को निकाल देता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यह सिस्टम कमरे में हवा की आवाजाही और संचालन को नियंत्रित करता है। इसमें फैन, मोटर, ब्लोअर, एयर फिल्टर, डक्ट आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य कूलिंग को पूरे क्षेत्र में समान रूप से फैलाना और गंदी हवा या गर्मी को बाहर निकालना होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि जो भी मान लीजिए कि हवा कमरे की हवा को रिसाइकल करता है, वो ब्लोअर फैन करता है। गर्म हवा जो फेंकता है और गैस को कूलिंग लिक्विड में बदलता है, वो कंडेंसर कॉइल का काम है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन तीनों सिस्टम का सही तालमेल ही और समन्वय ही किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम को प्रभावी बनाता है। अगर किसी एक सिस्टम में खराबी आ जाए तो पूरा यूनिट सही से काम नहीं करेगा। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इसको बहुत ही बारीकी से समझना है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कंप्रेसर है। कंप्रेसर के जस्ट राइट साइड में देखिएगा जो रेड कलर का यहाँ पे कंडेंसर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, हाई प्रेशर वेपर। तो ये कंप्रेसर के बगल में लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर 280 psi। यानी कि कंप्रेसर से जैसे ही जो गैस निकलता है तो डिस्चार्ज लाइन में जाता है। ये बातों को याद रखना है कि सक्शन जो है वो लेने का काम करता है। मान लीजिए इस लाइन में हम लोग को सक्शन कौन है, डिस्चार्ज कौन है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिस्चार्ज लाइन जो है वो राइट साइड में है और जो सक्शन लाइन है वो लेफ्ट साइड में है। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि राइट साइड में जो रेड पाइप दिख रहा है वो हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस लिखा है और नीचे में लिखा है हाई प्रेशर वेपर 280 psi। यानी कि यहाँ से गैस निकलता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट निकलता है, लिक्विड नहीं। और ये कहाँ जाएगा, आपको डिस्चार्ज लाइन से होते हुए जाएगा, आप क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है हीट रिमूव। देखिए 90 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान है। कभी भी बाहर में 90 डिग्री का तापमान नहीं रहेगा। हम लोग के जो भी इन्वायरमेंट है उसमें तो 90 डिग्री रहेगा ही नहीं। तो और फैन जैसे चलता है तो बाहर की हवा खींचकर कंडेंसर के अंदर में लेता है, कंडेंसर उससे टकराते हुए फिर एग्जिट होता है ना बाहर में। तो यही प्रक्रिया चलते रहती है, बाहर की हवा खींचता है और हम लोग का कंडेंसर कॉइल में जो वेपर है जो वेपर है वो कूलिंग होता है। कूलिंग होकर के नॉर्मल होकर के वो कंडेंसर में ही लिक्विड बनने लगता है। ठीक है, और आप लोग देखेंगे नीचे कि कंडेंसर के बाद में वो जाता है फिल्टर में छाना जाता है। फिल्टर का काम नहीं है चीज़ों को छानना, पानी हो या हवा हो, जो कुछ भी हो। और फिल्टर के बाद में जाएगा कैपिलरी में। तो फिल्टर के आने के बाद में यहाँ पे एक टेम्परेचर लिखा हुआ है कि मीडियम टेम्परेचर हो जाती है। देखिए ऊपर में सबसे हाई है, यहाँ पे मीडियम हो जाएगी, 45 से 50 डिग्री हो जाएगी। हाई प्रेशर लिक्विड 230 psi रहेगी। ठीक है, यहाँ भी हाई प्रेशर रहेगा। उसके बाद कैपिलरी से होते हुए जाएगा तो स्टैंडिंग प्रेशर इसका कितना दिखाई दे रहा है, 150 psi। एम्बिएंट टेम्परेचर कितना रहेगा, 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर यानी बाहरी टेम्परेचर। ठीक है, कैपिलरी के बाद जैसे ही जाएगा वो लो टेम्परेचर, देख रहे हैं यहाँ पर -40 डिग्री तक लिखा हुआ है। लो प्रेशर वेपर लिक्विड हो जाएगा, यहाँ पे आकर के लिक्विड ही हो जाता है। इसमें कैपिलरी के बाहर निकलता है तो वो लिक्विड अवस्था में निकलती है। लो रिफ्रिजरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है लो प्रेशर
वेपर लिक्विड और हाई प्रेशर 280 psi कैपिलरी से बाहर निकलता है। और ये जो कूलिंग कॉइल का फैन है क्या काम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये क्या काम करेगा कि आगे जो है फिर पाइप के जरिए एक्यूमुलेटर में भेजेगा। एक्यूमुलेटर के बाद जो है लो टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में फिर लो प्रेशर वेपर 65 psi होता है। तो आप लोगों ने इस डायग्राम को देख लिया, ये R22 का है, R410 का अलग हो सकता है, R32 का अलग हो सकता है। तो इस इमेज से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर बता दिया गया है। नहीं समझ में आएगा एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिए और नए नए वीडियो और ऐसे रिपेयरिंग सीखने के